सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि हमारी वीडियोस रहती हैं थ्योरी के ऊपर बेस, बट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो भी अगर बच्चे आए हैं प्रैक्टिकल की इच्छा लेके, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल के लास्ट 3 ईयर्स में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जरूर दिखा सकती हूँ। बट क्योंकि अब लास्ट मिनट पर वीडियोज प्रिपेयर हो रही हैं, क्योंकि मुझे ना अभी अभी जस्ट पता चला है कि आपकी जो डेट शीट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनी है, और मुझ पर अभी अभी बॉम्ब फूटा है कि आपकी डेट शीट चेंज हो चुकी है। तो जस्ट उसी मैं मतलब उसी 2 घंटों में वीडियो को बना रही हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पता कैसे बन जाएगी, रातों रात वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, बट सुबह तक आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होने वाली है। तो अब इस 1 घंटे 2 घंटे में मैं प्रैक्टिकल तो सॉल्व चलो नहीं कर सकती, बट थ्योरी आपको इस हिसाब तक करवा सकती हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, वीडियो अच्छे से क्लियर तभी होगी। कॉपी पे क्वेश्चन नोट करें, आंसर के जो मीनिंग है और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे उनकी हेडिंग्स, ताकि आप एग्जाम से 1-2 घंटे पहले रिवीजन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस क्या है कंपनी लॉ के रिगार्डिंग टू द बायबैक ऑफ शेयर। 2024 और 2023 पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब अपनी कंपनी है ना वो अपने खुद के शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से दोबारा रीपरचेज कर लेती है, बाय बैक कर लेती है, अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर्स को वापस बाय कर लेती है। दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग रीपरचेज ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। अ कंपनी बाय बैक इट शेयर, कंपनी अपने शेयर्स को वेरियस रीजंस की वजह से दोबारा वापस ले सकती है। जैसे कि अगर उसको अपनी कंपनी के जो भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसके नंबर को कम करना है, कि नंबर ऑफ शेयर जैसे उस कंपनी के 1000 है तो वो 200 शेयर किसी से भी बाय बैक ले लेगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर रिड्यूस करना चाहती है तो उस केस में वो अपने शेयर्स को रिपरचेज कर सकती है। सेकंड, अगर उसके जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, इन दैट केस ऑल्सो वो अपने शेयर्स को रिपरचेज कर सकती है। और थर्ड, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। अगर उसको सरप्लस कैश अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना पड़ रहा है तो उस केस में भी वो अपने शेयर्स को रिपरचेज कर सकती है। तो बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को दोबारा अपने शेयर होल्डर से बाय कर रही है, रीपरचेज कर रही है, उनसे बाय बैक ले रही है शेयर जो उसने पहले शेयर होल्डर्स को दिए थे। अब इसकी एडवांटेज क्या है, जब कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा बायबैक कर लेती है तो जो उसके बाकी के शेयर्स बच जाते हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बायबैक रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर। जब कंपनी बायबैक कर लेगी तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे मार्केट में अवेलेबल वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जो शेयर्स कंपनी ने वापस ले लिए वो उन शेयर्स को अबॉलिश कर देगी, खत्म कर देगी। अब जो मार्केट में अवेलेबल है वही नंबर ऑफ शेयर्स गिने जाएंगे। ठीक है, तो बायबैक लेने से क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा उनकी डिमांड बढ़ेगी और शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, अर्निंग पर शेयर के ऊपर जो अर्निंग होगी वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि शेयर्स कम हो गए, सर्कुलेशन उतनी है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, जो शो करेगा कि उस कंपनी की बेटर परफॉर्मेंस है। थर्ड, बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा जो भी सरप्लस का फंड है। इफ अ कंपनी हैज़ एक्स्ट्रा कैश और कोई बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है तो वो अपने फंड्स को अपने गुड्स का यूज़ करके अपने फंड्स को दोबारा बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स को। ठीक है, तो इससे अच्छा सरप्लस का यूज़ नहीं हो सकता। थर्ड मेरिट। फोर्थ, ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो ये शो करता है कि कंपनी को अपने शेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंट है, वो जानती है कि हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, हम ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। फिफ्थ, प्रिवेंट होस्टिल टेक ओवर। जो बायबैक शेयर्स हैं कंपनी रिड्यूस कर सकती है जो भी रिस्क है। अगर आउटसाइडर पार्टीज आके हमारे 90% शेयर खरीद ले तो टेक ओवर उनके पास चला जाएगा। तो इस तरह के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी, ठीक है, कि कोई बंदा दूसरा आके उस पर होस्टेल ना कर ले, जैसे वो कहते नहीं है कि हाईजैक होगी आपकी फ्लाइट, वैसे कंपनी को हाईजैक ना कर ले। ठीक है। 6 क्या है, एग्जिट टू शेयर होल्डर। ये एक तरह से शेयर होल्डर्स को एग्जिट भी प्रोवाइड करता है। कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि वो अपने शेयर्स को सेल करें, तो बाय बैक उनको एक फेयर एग्जिट देता है, फेयर प्राइस प्रोवाइड करता है कि आप एग्जिट कर सकते हो। अब इसके साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट वन, कंपनी की कैश रिड्यूस होती है, क्योंकि शेयर होल्डर खाली या तो वापस जाएगा नहीं, उसको पैसे देंगे तभी वो हमें शेयर देगा। तो बाय बैक यूजेज अप कैपिटल फंड, इसमें हम कैपिटल फंड का यूज़ करते हैं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में भी असर पड़ता है डेफिनेटली। सेकंड, ये शॉर्ट टर्म फोकस करता है। बायबैक ऑफ शेयर, समटाइम्स कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती हैं जस्ट टू शो गुड रिजल्ट, शॉर्ट टर्म के लिए वो अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। थर्ड वन, ये सुटेबल नहीं है वीक कंपनीज के लिए। अगर कंपनी की पहले ही फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और उसमें वो बायबैक ले रही है तो उसमें बायबैक में भी तो पैसे लगेंगे ना, फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी, और उससे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन वर्स हो जाएगी। फोर्थ, में अफेक्ट लॉन्ग टर्म प्लान्स। आफ्टर बायबैक कंपनी को लेस मनी होने की वजह से फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स में या फ्यूचर में अगर खुद को एक्सपैंड करना है तो उसमें दिक्कत आएगी। और रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, समटाइम्स कंपनी बायबैक का मिस यूज करती हैं टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक्स के प्राइजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, कि अगर हम बायबैक कर लेंगे तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा शेयर का। ठीक है, इसलिए भी मैनिपुलेट करती हैं। अब नेक्स्ट प्रोविजंस क्या है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर बायबैक ऑफ शेयर्स करती हैं तो एज पर अ कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 to 70 के बारे में बीच में बात होती है, जो इसके प्रोविजंस हैं। सेक्शन 68, 69 और 70 इसकी बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस के रिगार्डिंग। अब पहले प्रोविजन क्या है, जो बायबैक का सोर्स है, मतलब किस जो बायबैक आपने लेने हैं उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। फर्स्ट, आप उनको बायबैक फ्री रिजर्व से ले सकते हो, यानी कि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेकंड, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हो। और थर्ड,
प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, जो आपके फ्रेश इशू ऑफ शेयर है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आगे, वो आगे मैं आपको कराऊंगी, जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। फ्री रिजर्व या तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो होगा उससे आप बायबैक ले सकते हो, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आपने किए हैं, ठीक है, प्रोसीड, उनमें से जो पैसे बनेंगे, फ्रेश इशू शेयर किए उसमें जो पैसे आए उसको आपने बायबैक करने के लिए यूज कर लिया। तो सोर्सेज ऑफ बायबैक यानी कि फंड का क्या सोर्स होगा बायबैक का, पहली प्रोविजन ये है। तो इन तीनों में से ही आपके फंड का सोर्स होना चाहिए, इनके अलावा नहीं। सेकंड प्रोविजन क्या है, ऑथराइजेशन इन आर्टिकल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट फॉलो द कंपनी, की कंपनी बायबैक कर सकती है अपने शेयर। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा तो पहले आपको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी की रूल बुक होती है, ठीक है। अगर कंपनी की रूल बुक में ही नहीं लिखा कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है तो वो नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पहले आपको उसको अल्टर करना पड़ेगा अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। थर्ड, अप्रूवल रिक्वायर्ड, अगर आपको बायबैक ऑफ शेयर करने हैं तो बोर्ड का रेजोल्यूशन, इफ बायबैक इज अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर एंड फ्री जो आपकी रिजर्व है, तो आपको बोर्ड की रेजोल्यूशन परमिशन की जरूरत है, ठीक है। अगर बायबैक 10% से अप है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कब जरूरत पड़ेगी आपको, जब बायबैक मोर देन 10% है। अगर तो 10% तक है तो आपके बोर्ड के परमिशन से चल जाएगा, बट अगर 10% से ज़्यादा है या 25% तक है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन क्या है, लिमिट ऑन बायबैक होती है, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व को आप बायबैक्स को लेने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ 25% इक्विटी कैपिटल या अपनी रिजर्व जो भी आपके प्रॉफिट या रिजर्व है उसका सिर्फ 25% आप बायबैक करने के लिए, लेने के लिए अपने शेयर्स को यूज़ कर सकते हो एक साल में, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर बायबैक आपके 25% से एक्सीड नहीं करते हैं टोटल पेड अप इक्विटी शेयर्स इन अ ईयर, ठीक है, तो अच्छा है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक मस्ट नॉट एक्सीड, जो बायबैक आपके 25% से एक्सीड नहीं करने चाहिए टोटल इक्विटी शेयर। फिफ्थ वन, डेट इक्विटी रेशो, आफ्टर बायबैक, जब आपने बायबैक कर लिया, द डेट इक्विटी रेशो, जो अब आपने शेयर्स तो अपने वापस ले लिए, अब उसके बाद जो आपकी डेट की रेशो है इक्विटी शेयर रेशो, वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनलेस अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अलाउ कर दे, भाई आप रेशो ज़्यादा रख सकते हो तो कोई बात नहीं है, बट उसके अलावा अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है तो आपकी जो रेशो है डेट इक्विटी की वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फुल्ली पेड अप शेयर कंपनी कैन बाय बैक, और कंपनी उन्हीं शेयर्स को वापस ले सकती है जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, ठीक है। हाफ प्रीमियम या कह सकते हैं एट पार वाले आप उनको वापस नहीं ले सकते। सेवंथ, कंप्लीशन टाइम, बायबैक मस्ट बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जो बायबैक है, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया है उसके लिए कि 25% तक के आपको शेयर्स बायबैक करने हैं, तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके विद इन 1 ईयर आपको उन शेयर्स को वापस ले लेना है। एट्थ वन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर बोर्ड पैक मस्ट बी कैंसल और एक्सटिंग्विशड विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। जो आपने शेयर्स दोबारा खरीदे हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं विद इन 7 डेज। अगर आप उनको कैंसिल करना चाहते हैं तो विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीशन आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। 9th, नो फर्दर इशू फॉर 6 मंथ आफ्टर बायबैक, जब आपने शेयर्स अपने बायबैक ले लिए तो कंपनी अगले 6 महीनों के लिए सेम टाइप ऑफ शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। एक्सपेक्ट फॉर बोनस इशू कर सकती है सिर्फ, ठीक है, या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इशू कर सकती है, बट सेम टाइप ऑफ शेयर्स को आप दोबारा री इशू नहीं कर सकते। और 10th प्रोविजन क्या है, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, अ कंपनी कैन नॉट बायबैक इट्स शेयर इन दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन होगी जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर पाएगी। फर्स्ट, अगर वो डिफॉल्टेड है, रीपेमेंट इन ऑफ लोन या डिपॉजिट या इंटरेस्ट है, डिफॉल्टेड है अगर आपके वो शेयर्स, तो आप उनको वापस नहीं लोगे। इफ इट हैज़ नॉट कंप्लाई, जो उसकी एनुअल रिटर्न की जो भी उसके रूल्स हैं, ठीक है, उसके साथ वो कंप्लाई नहीं करा, तब आप उसको वापस नहीं लोगे। और अगर वो सेबी की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे तब भी आप उन शेयर्स को बायबैक नहीं करोगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंक्लूड बायबैक ऑफ शेयर्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। और इसके जो भी पॉइंट्स हैं, मेरिट्स की हेडिंग, डीमेरिट्स की हेडिंग और प्रोविजन की हेडिंग अपनी कॉपी पे लिख लो ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द मेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। 2024 में क्वेश्चन आया है। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मीन्स द टोटल कॉम्पनसेशन और सैलरी पे टू द कंपनी के जो डायरेक्टर है, मैनेजरियल मैनेजर्स हैं जो, ठीक है, जो टॉप वाले बंदे हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल कंपनसेशन या सैलरी देनी जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, ठीक है, इसके अंदर उनकी सैलरी, कमीशन, पर्क्स, अलाउंसेस, बोनसेस सब कुछ आ जाता है। तो कंपनी एक्ट ले डाउन स्पेसिफिक रूल्स बताती है इसके अंडर सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 के अंदर कि कैसे आप इसको कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हो। तो मेन प्रोविजंस क्या है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही अवेलेबल है। सेकंड, मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट, सेक्शन 197, द टोटल मैनेजरियल जो रेम्यूनरेशन है पब्लिक कंपनी के द्वारा उसके डायरेक्टर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में जो देनी चाहिए वो 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका सिर्फ 11% इन अ पब्लिक कंपनी आप अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल प्रॉफिट का 11%, मैक्सिमम लिमिट 11% है। रेम्यूनरेशन टू इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, उसके अलावा यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बात की है
डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की, उनके अलावा कुछ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स भी होते हैं कंपनी में, होल टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं या मैनेजर्स भी होते हैं, उनका मैक्सिमम रेमोनरेशन अगर आपने सिर्फ एक बंदे को देनी है, अगर सिंगल पर्सन को आपने रेमोनरेशन देनी है तो सिंगल पर्सन की रेमोनरेशन की मैक्सिमम लिमिट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट होगी। अगर मोर देन वन पर्सन को देनी है तो 10% कंबाइन आप रेमोनरेशन दे सकते हो। अगर कोई अदर डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और अगर कंपनी के पास जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट आप उसको दे सकते हो। और अगर कंपनी के पास कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है, ठीक है, तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट आप उसको आगे दे सकते हो इंडिविजुअल डायरेक्टर को। सो आई होप ये जो रेम्यूनरेशन है इसकी आप लोग इसको समझने की कोशिश करोगे। पहला जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, उसमें अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है उसमें आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 5% जाएगी अगर पर्सन वन है, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो 10%। और सेकंड केस है अदर डायरेक्टर, पहला था मैनेजिंग डायरेक्टर, सेकंड कोई नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो कंपनी के अगर ये सारे डायरेक्टर्स हैं तो 1% ऑफ प्रॉफिट, और अगर कंपनी के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट अदर डायरेक्टर को जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो 1% अदर डायरेक्टर्स को जाएगा, अगर कंपनी के अंदर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है तो 3% अदर डायरेक्टर्स को जाएगा। फोर्थ क्या है, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर। इफ द कंपनी वांट्स टू पे मोर देन द अबव लिमिट, अगर कंपनी चाहती है कि हमने ऊपर वाली लिमिट से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को देना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी जो शेयर होल्डर्स देंगे। जैसे कि 75% ऑफ कंपनी के बंदे या मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है कि वोटिंग करवाई जा रही है, कितने परसेंट बंदे इस चीज़ के हक में है, जितने ज़्यादा है उतनी स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी है। ठीक है, अब इन केस, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इन एडिक्वेट प्रॉफिट, अगर सोचो कंपनी को प्रॉफिट ही ना हो या कम हो तो उस केस में वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे पे करेगी। इट कैन स्टिल पे रेम्यूनरेशन बट ओनली जो भी इसकी लिमिट्स अंडर शेड्यूल 5 गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको पे करना पड़ेगा, पर करना जरूर पड़ेगा। इट मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, इसका एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। एंड कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट, कंपनी जो है अपनी पेमेंट्स में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस वो शेड्यूल 5 की लिमिट्स को फॉलो करके रेम्यूनरेशन को पे कर सकती है। 6, रेम्यूनरेशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अ डायरेक्टर कैन रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम बोथ द कंपनीज एंड इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। जो टोटल अमाउंट है विद इन अ लीगल लिमिट्स में रह के आप उसको रिसीव कर सकती हो, और डिस्क्लोजर आपको करना होगा बोर्ड रिपोर्ट में कि आपको क्या अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, बोथ द कंपनीज एंड इट्स होल्डिंग्स। ठीक है, तो आप उससे रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकते हो। 7, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेट प्रॉफिट, कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए आप नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। एक्चुअल में तो नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज लगनी है ना, तो नेट प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एंड डिडक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, लाइक एक्सक्लूड करना है कैपिटल प्रॉफिट को, टैक्सेस को, प्रॉपर बुक्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एंड 8, डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी रेम्यूनरेशन की डिटेल है, कितना डायरेक्टर को पे किया गया, कितना मैनेजरियल डायरेक्टर को दिया गया, एनी एक्सेस रेम्यूनरेशन कुछ पे की गई, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में। 9th, रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन, अगर इफ एनी डायरेक्टर इज पे मोर देन अलाउ, अगर जितना अलाउ किया गया उससे ज़्यादा पे कर दिया और उसने वो रिफंड कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को, तो वो अमाउंट भी, सच अमाउंट कैन नॉट बी वेव्ड अनलेस अप्रूव बाय द कंपनी, मतलब उस अमाउंट को तब तक वेव नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे जब तक उसको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी में पास नहीं किया जाता विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, 10th, रेम्यूनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, they are pay only sitting fees, reimbursement of expenses and commission, they do not receive salary or bonus। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको सैलरी बोनसेस नहीं मिलते, उनको बैठने की वहाँ पे फीस, रिइंबर्समेंट की एक्सपेंसेस और कमीशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट्स। और इसी के साथ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है कंक्लूड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें जो हमने बायबैक वाला, मैंने आपको एक प्रोविजन का पॉइंट बताया था ना कि हम लोग जनरल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से पेमेंट कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं जनरल रिजर्व में से, वो पॉइंट इसमें रिपीट होगा, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब रीपे द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जिसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कंपनी को वापस देती है, और उसका जो भी इशू ऑफ शेयर्स का प्राइस होता है वो कंपनी उनको पे करती है। जैसे बायबैक करती थी वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीम कर लेती है कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर होल्डर से। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन रीपे द मनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब भी उनका फिक्स टाइम पीरियड आएगा उसके बाद उनको रीपे कर देनी है उनकी मनी। दीज शेयर्स आर रीपे बाय द कंपनी और इधर आउट ऑफ प्रॉफिट और फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। या तो इनकी जो पेमेंट है कहाँ से होगी, फंड्स या तो कंपनी के प्रॉफिट में से, या जो कंपनी फ्रेश इशू करेगी अपने शेयर्स को, उनके जो अब पैसे आएंगे उसमें से इसकी पेमेंट करेगी। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट फंड्स कहाँ से आएंगे, या तो कंपनी के प्रॉफिट में से, या जो इशू फ्रेश शेयर्स इशू होंगे उसके जो पैसे आएंगे उसमें से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम
सर्टेन कंडीशंस के अंदर हम उसको रिडीम कर सकते हैं, जो कि फॉलो होनी चाहिए प्रॉपरली। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है रिडम्पशन की? सबसे पहले शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही आप रिडीम कर सकते हो। जैसे फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स को ही आप बाय बैक कर सकते थे, वैसे फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को ही रिडीम कर सकते हो। रिडम्पशन के सोर्स कहाँ कहाँ से होने चाहिए? जैसे हमने ऊपर भी देखा था, बायबैक के सोर्सेज। रिडम्पशन के सोर्सेज क्या हैं? आउट ऑफ द जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा डिविडेंड के लिए, या तो उसमें से, या आउट ऑफ द जो भी प्रोसीड होगा, आपने फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए, उसके बदले में आपको कंपनी में पैसे आए होंगे इशू करने के, तो या तो उन फंड्स में से, दो सोर्सेज के थ्रू ही आप अपने जो भी शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। थर्ड, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब भी आपने जो शेयर्स हैं उनको रिडीम करना है, अगर आप उनको प्रॉफिट में से रिडीम कर रहे हो, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इफ़ शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप उस शेयर्स को प्रॉफिट में से, जो आपका प्रॉफिट का फंड जो है वो प्रॉफिट में से अगर आप ले रहे हो, तो आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे बताई गई है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि सोचो, फ्रेश इक्विटी हुई है शेयर्स की, फ्रेश इशू हुए हैं शेयर्स, अगर कोई भी नया शेयर हमने इशू किया, इफ़ अ कंपनी इशू फ्रेश शेयर्स टू फंड रिडम्पशन, जो रिडम्पशन को फंडिंग करने के लिए कंपनी ने कोई नए शेयर्स को इशू किया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट से शेयर्स गए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे क्या किया? शेयर्स को इशू किया रिडम्पशन के पर्पस के लिए। सेकंड, अब द ट्रांसफर टू सीआरआर, अगर हम शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं प्रॉफिट्स के थ्रू, हमारी कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स हैं हम उसमें उनकी मदद लेके अपने शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। इफ़ रिडम्पशन इज डन फ्रॉम प्रॉफिट, जो ट्रांसफर है इक्वल अमाउंट का, तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो कैपिटल रिडम्पशन में 2 वाली साइड उसकी एंट्री डालेगी कि इतने का अमाउंट हमने लिया। तो जनरल एंट्री क्या होगी? P&L या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, मतलब अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है जब जब हम अपने शेयर्स को प्रॉफिट के थ्रू रिडीम करेंगे। न्यू इशू वाले शेयर्स के प्राइस से रिडीम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप प्रॉफिट में से उसको एडजस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट का फंड यूज़ कर रहे हो, तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना भी पड़ेगा और उसकी जर्नल एंट्री भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड, अगर आपको रिडीम करते टाइम कोई प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, मतलब आपने एट पार या प्रीमियम पे उसको रखा था, सो अगर कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ रहा है हिल रिडीमिंग, तो उसको भी जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको आप किस में से एडजस्ट कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या जो भी फ्री रिजर्व है उनमें से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो फंड को। इसकी जर्नल एंट्री भी आपको डालनी होगी कि अगर आप प्रीमियम दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या P&L अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद अब आपने रिडम्पशन दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, न्यू नाउ रिडीम, अब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया और जो भी अमाउंट था वो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर्स, अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर आए, बदले में आपने साथ में प्रीमियम भी पे किया, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अमाउंट में पैसे चल गए। बीइंग, अब अमाउंट यहाँ पे ड्यू है, अभी आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे नहीं किया, अब यहाँ पे आप पे कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक से पैसे गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसे गए, आपके पैसे बैंक से निकले, तो बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी। सिंपल इलस्ट्रेशन दी गई है। सपोज करो एक कंपनी है जिसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। ठीक है। प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं रिडम्पशन के लिए, न्यू इश्यूज़ का यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं। प्रॉफिट का यूज़ हो रहा है, सबसे पहले तो क्रेडिट रिडम्पशन का जो अकाउंट है, मैंने आपको बताया था रिजर्व रिडम्पशन अकाउंट, आपको वो बनाना है। P&R टू CRR अकाउंट, 1 लाख की आपकी 10,000 इंटू 10 करके 1 लाख के शेयर्स थे जो आपने रिडीम करने हैं, तो उसका पहले तो आपको क्रेडिट रिडम्पशन अकाउंट बनाना है। सेकंड, प्रीमियम के एडजस्टेड करोगे क्योंकि लिखा हुआ स्टेटमेंट में 10% प्रीमियम पे जा रहे हैं, तो प्रीमियम एडजस्टमेंट अकाउंट। मेन रिडम्पशन ड्यू, अभी आपकी जो रिडम्पशन है वो ड्यू है, तो उसकी आपको एंट्री बनानी है कि 1 लाख के हमारे शेयर्स के पैसे जाने हैं, 10,000 प्रीमियम जाना है, तो टोटल शेयर होल्डर को हमने कितने पैसे देने हैं जो ड्यू है? 1,10,000, और यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना है टू मेंटेन हमारी कैपिटल के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर फुल्ली इशूइंग फुल्ली पे बोनस शेयर ओनली। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? जब हम फुल्ली पे बोनस शेयर्स को इशू करते हैं। CRR इज अ कैपिटल रिजर्व, और ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होती है, पर हम प्रॉफिट फॉर डिविडेंड यूज़ कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो, रिडीम्शन जो है ओनली प्रॉफिट या फ्रेश इशू में से होनी चाहिए। प्रीमियम ऑफ रिडम्शन को आपको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। CRR कंपल्सरी अगर प्रॉफिट्स का यूज़ कर रहे हो, और जो रिडम्शन है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और इसके साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और कैसे कंप्यूट होता है? सबसे पहले प्रॉफिट प्रायर क्या होता है? जैसे एग्जांपल सुनो, मेरी भाषा में सुनने की कोशिश करूँ। मैंने एक कंपनी बनी बनाई है, ब्रांडेड कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, उसको मैंने खरीद लिया। अभी वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं हुई, पर मैंने आज उसको खरीदा, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कराते कराते 3-4 महीने निकल गए, पर वो कंपनी हर महीने मुनाफा कमा रही है।
तो ये है प्रॉफिट प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन बोलो, इजी समझ आएगा। तो रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो मुनाफा हुआ वो होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सिंपल भाषा में क्लियर है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी बिफोर इट वाज लीगली फॉर्म। जब तक वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं हुई उससे पहले जो उसने प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जब अ कंपनी किसी भी रनिंग बिजनेस को बाय करती है तो वो अर्निंग स्टार्टिंग में ही कर देती है। अभी वो रजिस्टर चाहे ऑफिशियली नहीं हुई पर स्टार्टिंग में ही वो अर्निंग स्टार्ट कर देती है। और जो इनकम अर्न करती है, इसको जो पीरियड के दौरान जो इनकम अर्न करती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल दी गई है कि मैंने सपोज करो एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई को, पर मैंने उसको एज अ रनिंग बिजनेस कब बाय कर लिया था? 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं थी, बट उसका प्रॉफिट मुझे आ रहा था। तो जो 1 अप्रैल से 30 जून तक हमने प्रॉफिट कमाया, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रियल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एक कैपिटल प्रॉफिट है। ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसमें से आपको शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देना। और ये कैपिटल रिजर्व को आप इसको एज अ कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। अब इसको आप कैसे कंप्यूट कर सकते हो? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले डिवाइड द टोटल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। आपका जो भी टोटल पीरियड है उस कंपनी में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड और सेकंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। फ्रॉम द डेट जब आपने उस बिजनेस को परचेज किया टिल द डेट जब उस बिजनेस को आपने रजिस्टर किया। जिस दिन बाय किया उस दिन से लेके जिस दिन रजिस्टर किया वो डेट होगी आपकी प्री की। पोस्ट की जिस दिन को उसकी रजिस्ट्रेशन हुई और जब उस साल का अकाउंटिंग ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का जिस दिन एंड हुआ। 2 चीज़ों पीरियड्स में आपको उसको डिवाइड कर लेना है। अब आपको सभी इनकम और एक्सपेंसेस को उसमें डिवाइड कर लेना है। वी डिवाइड ईच आइटम इन P&L बिटवीन प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में हम उसके टाइम सेल्स के अकॉर्डिंग पे उसको डिवाइड कर लेंगे। स्टेप 3, अब आपको अप्रोप्रिएशन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अप्रोप्रिएशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ें याद रखनी है। जो आपकी सेल्स होगी उसको आपने सेल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड हो गई, गुड्स कितने सेल हुए वो भी सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेंट, सैलरी और वेजेस। रेंट कितनी देर आपने उस जगह को यूज़ किया, कितनी देर का रेंट, ये तो नहीं 1 महीना यूज़ करके साल का रेंट पे करोगे ना। तो टाइम, कितना टाइम आपने उस पर स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग रेंट, सैलरी, वेजेस, टाइम रेशियो। डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम आपने उस प्रोडक्ट को, एसेट को यूज़ किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग कितना टाइम आपने, कोई भी एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कितना आता है कैपिटल पे, जितने महीने की एफडी होती है टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग पूरे साल का इंटरेस्ट तो नहीं दे देते। और डायरेक्टर की रेम्युनरेशन जो निकालनी है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेशियो पे, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पोस्ट पे, और डिस्काउंट जो डेटर्स को देना है वो सेल्स रेशियो पे। ये जो पॉइंट्स है ना, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सी वैल्यू को आपको किसके बेसिस पे उसको अपोर्शनमेंट देनी है। अब आपको P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ P&L फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड यूजिंग जो भी अप्रोप्रिएट इनकम एंड एक्सपेंसेस है। रिजल्ट क्या होगा? P&L प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आपका बैलेंस निकलेगा। आपको इसकी ट्रीटमेंट शो करनी है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है कैपिटल प्रॉफिट, जो कि कैपिटल रिजर्व एज अ बैलेंस शीट में शो होगा। और लॉस, जो भी अगर लॉस होता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन तो उसको हम लोग एज अ गुडविल ट्रीट करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव। तो एग्जांपल दी गई है, जैसे कि एक कंपनी है 1 अगस्त को वो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर हुई, पर वो बिजनेस को हमने 1 अप्रैल को ही ले लिया था और हमारा सालाना प्रॉफिट 1,20,000 था। तो टाइम रेशियो अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में टोटल होते हैं 12 महीने। प्री इनकॉर्पोरेशन अप्रैल से जुलाई तक हमारी कंपनी रजिस्टर नहीं थी, वो हमारे पास थी 4 महीनों के लिए। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अगस्त से लेकर मार्च तक जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 8 मंथ। तो टाइम रेशियो क्या बनी? 4:8, मतलब 1:2। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000, अब उसको आप डिवाइड कर दोगे इस रेशियो में 1:2, तो आपका जो प्रॉफिट प्री है वो 40,000 निकल रहा है। देखो 1,20,000 को 1/3 करके और 1,20,000 को 2/3 करके आपका 40 और 80,000 प्रॉफिट निकल रहा है। बट एक प्री है एक पोस्ट है, तो 40,000 आपका प्री प्रॉफिट है। तो 40,000 विल बी शोन एज कैपिटल रिजर्व, जो कि डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ आपका 80,000 जो प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ है वो आपका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा और उसको आप डिविडेंड के लिए यूज कर पाओगे। इसकी ट्रीटमेंट इन द बुक्स क्या होगी? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन टू कैपिटल रिजर्व, उसकी एंट्री आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज नॉट अर्न बाय कंपनी के ऑपरेशन से तो अर्न ही नहीं की, बट बाय प्रमोटर्स अर्न हुई है। कैपिटल प्रॉफिट है, ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसको ये डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक इसका क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं है कि आप लिख नहीं पाएंगे। इसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, गाइडलाइंस क्या इशू की हैं सेबी ने बोनस शेयर के लिए? स्टेट द गाइडलाइंस इशू बाय सेबी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। गाइस ये जो क्वेश्चंस हमने अभी सारे देखे थे सिर्फ पिछले 3 सालों के पेपरों में से हैं। तो गाइडलाइंस क्या है सेबी की बोनस शेयर को इशू करने के लिए? व्हाट आर बोनस शेयर? बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं बाय टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस दिया जाता है, एडिशनल शेयर्स को इशू किया जाता है। दी शेयर आर इशू, इसको प्रोपोर्शन में इशू किया जाता है जो भी ऑलरेडी शेयर होल्ड किए हुए हैं। जैसे कि जितने भी लोगों के पास शेयर हैं तो हर एक शेयर के बदले में हम उनको एज अ 2 शेयर फ्री बोनस देंगे। सो कंपनी में इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी ईयर, 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर इशू करेगी।
तो दैट इज़ अ बोनस। अब कंपनीज क्यों इशू करती हैं बोनस शेयर? ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे सके, थैंक यू बोल सकें कि आपने हमें सपोर्ट किया। मार्केट लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी सर्कुलेशन में शेयर्स हैं उसके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, ताकि बाय और सेल करना और ईजी हो सके। थर्ड, शेयर के प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ शेयर इफ इट इज़ टू हाई, अगर वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए। और फोर्थ, रिजर्व्स को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि जो हमारे पास कैश फंड पड़े हैं उसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकें। सेबी की गाइडलाइंस क्या है इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए? सबसे पहला, सोर्स ऑफ फंड फॉर बोनस शेयर। बोनस अगर आपको शेयर इशू करने हैं करो, पर सोर्सेज क्या क्या होंगे? सबसे पहला, नो कैश पेमेंट। बोनस शेयर शुड बी इशू बट फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, कोई पेमेंट नहीं लोगे। सच एज अ प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। और उधारी के पैसों से भी कोई बोनस नहीं दोगे। कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर बाय बोरोइंग फंड, पैसे उधार बोरो करके आप बोनस शेयर दे रहे हो, नो, पहला प्रोविजन। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। अगर आपको बोनस शेयर को इशू करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपकी प्रॉफिटेबल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, द कंपनी शुड हैव एक्यूमुलेटेड, अच्छे खासे प्रॉफिट होने चाहिए, एंड मस्ट हैव नॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द बोरोइंग फंड, और आप कोई भी डिविडेंड आप बोरो फंड से डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी कंपनी के पास सफिशिएंट फ्री फंड रिजर्व्स होने चाहिए ताकि आप बोनस शेयर इशू कर पाओ, और कोई भी आपके पेंडिंग डेट, ब्याजें, कर्जे नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपका कोई पेंडिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड, मैक्सिमम लिमिट क्या है बोनस शेयर की? फर्स्ट, प्रोपोर्शनल इशू। बोनस शेयर इशू शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर 100 शेयर लेके बैठा है, होल्ड किए हुए हैं, तो दे माइट रिसीव 50 एडिशनल शेयर एज अ बोनस, यानी कि 1:2 की रेशो होगी। प्रोपोर्शनल इशू करोगे। सेकंड, लिमिट ऑन बोनस इशू। देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बोनस शेयर अ कंपनी कैन इशू। कंपनीज टिपिकली इशू करती हैं बोनस शेयर अप टू द वैल्यू, जितने भी उनके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इशू करती हैं, ठीक है। एक तो आप प्रोपोर्शन में इशू करोगे 1:2, या एक तो बिना ही अनलिमिटेड होंगे, जितने आपके पास रिजर्व है आप उतने कर दोगे, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन क्या है? रिकॉर्ड की डेट और अप्रूवल। द फर्स्ट है बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट अप्रूव द, कि आपको बोनस शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दे मस्ट ऑल्सो डिसाइड कि बोनस शेयर को इशू करने की क्या रेशो होगी, 1:1 होगी या 2:1 होगी, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। द कंपनी मस्ट सीक शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रू आउट द रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। थर्ड, रिकॉर्ड डेट। द कंपनी मस्ट सेट अ रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन कि विच शेयर होल्डर आर एलिजिबल, कि कौन सा शेयर होल्डर एलिजिबल हो गया कि उसको बोनस शेयर मिलना चाहिए। ओनली whose holding shares on this date will be eligible, कि कितने नंबर ऑफ शेयर वाला शेयर होल्डर एलिजिबल हो जाएगा, तो आपको वो डेट भी रिकॉर्ड में रखनी है। फिफ्थ प्रोविजन क्या है? फिलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज, फाइलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। वंस द बोनस इशू, जब आप बोनस शेयर इशू कर दोगे, इशू अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, कंपनी को एक नोटिस सेबी को भी देना है, वेयर शेयर्स आर लिस्टेड, कहाँ, जहाँ पे उसके शेयर लिस्टेड है। इंश्योर करना है कि आप सभी सेबी के जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट में रूल्स हैं उनको फॉलो करो, सभी प्रॉपर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो। सिक्स प्रोविजन क्या है? आपको सेबी के रूल्स के साथ कंप्लाई करना है। लिस्टिंग कंप्लायंसेस, कंपनी को कंप्लाई करना है विद द लिस्टिंग, जो भी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके साथ। और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, कंपनी को फुल डिस्क्लोजर करना है रिगार्डिंग द बोनस इशू, इंक्लूड रैशनल बिहाइंड द इशू, या जो भी फैक्ट है सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है अपनी जो भी आपने फॉर्म सबमिट करनी है। सेवंथ प्रोविजन क्या है? टाइम फ्रेम फॉर बोनस इशू। जो बोनस इशू है मस्ट बी इशू विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर होल्डर के अप्रूवल के, विद इन 2 मंथ्स आपको बोनस शेयर इशू कर देने हैं। कंपनी को बोनस शेयर को अलॉट कर देना है, डिस्पैच कर देना है शेयर सर्टिफिकेट को टाइम के भीतर, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया विद इन 2 मंथ। जब आपको शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया उसके बाद 2 महीने के अंदर आपको शेयर डिस्पैच कर देने हैं। और नो इफेक्ट ऑन शेयर कैपिटल, बोनस इशू डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू। जो भी आपने बोनस शेयर इशू किए हैं वो आपकी टोटल वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे कंपनी की, ना ही इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को। और नो चेंज इन द वोटिंग राइट, ना ही कोई वोटिंग राइट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या है कि बोनस शेयर कैसे इशू कर सकते हो? सबसे पहले बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, देन शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लगेगा, शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे एक तरह से। देन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा शेयर होल्डर एलिजिबल हो गया कि उसको बोनस देना चाहिए, देन हम बोनस शेयर इशू करेंगे। और पोस्ट इशू की फॉर्मेलिटीज़ जो भी सेबी वगैरह में आपको सबमिट करनी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको आप लोग फुलफिल करोगे। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? शेयर होल्डिंग इंक्रीज होगी, मार्केट में आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं रहेगा, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। और रेपुटेशन भी आपकी बूस्ट होगी। डिसएडवांटेज क्या है? आपको एक्चुअल में कैश गेन नहीं होगा, जब आप बोनस देते हो तो आपको बदले में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपकी अर्निंग्स डिल्यूट हो जाती हैं, अर्निंग पर शेयर डिल्यूट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो वो अर्निंग पर शेयर आपकी कम हो जाएगी। और कोई डिविडेंड का बेनिफिट नहीं होता, जो लोग एक्स्ट्रा शेयर्स इनको मिलते हैं ना, तो कोई डिविडेंड का बेनिफिट नहीं उनको प्रोवाइड किया जाता, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंक्लूड। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो लास्ट 3 ईयर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूनिट 1 के एग्जाम में आए हैं, तो ये आपको इनकी क्वेश्चन को ढूंढना अपनी बुक्स में से है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट ईयर के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं
नहीं है या वो डीपीटी बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल। आप लोग अपनी बुक्स में से अपनी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बुक्स की, ठीक है। 2023 का पेपर आ चुका है स्क्रीन पे, तो एग्जाम्पल्स में शायद आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी आपका लक है, अगर किसी के पास फाइनल टच है तो आप उसमें से देख के कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स का कॉलेज का कोई ग्रुप है तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा प्रैक्टिकल की, अगर आप स्टेप मार्किंग भी ले पाएँ तो उनको छोड़ के नहीं आना है, प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट करना है। स्टेप मार्किंग अगर मिले तो वो भी बुरी नहीं है प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग को भी वरदान माना जाता है। सो यही कहना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर है। यूनिट 2 की वीडियो देखने का सिंपल सा प्रोसेस है, चैनल पर छोटी सी सब्सक्रिप्शन है 59 रुपीज़ की, जो कि अगर आप लोग ले लेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट की यूनिट 2 की वीडियो आराम से देखने को मिल जाएगी। एक बार 59 पे करने हैं, उसके बाद पूरा महीना आराम से वीडियोस के मजे लो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।